शुरू हुआ 1948 से। जिस दिन इजराइल की घोषणा हुई उसी रोज एक युद्ध हुआ, अगले रोज ही। तो भारत की नीति, जैसा आनंद जी ने कहा भी, दीपायन जी ने, कि हमारा जो पूरा दृष्टिकोण था वो न्यायवादी रहा। हम लोग इस बात के पैरोकार थे कि फिलिस्तीनियों को जो यूएन रिजोल्यूशन है, जिसके हिसाब से उनको 47% जमीन दी गई थी और 53% दी गई थी इनको, यहूदियों को, तो हमने हमने उसका विरोध किया था। हमारी हमारी नीति, क्योंकि हम खुद एक राजनीति से गुजरे थे बंटवारे की, और हम नहीं चाहते थे कि फिलिस्तीन का डिवीजन हो, हम नहीं चाहते थे, लेकिन हुआ। ये एक हकीकत है। और अरब राष्ट्रों का युद्ध हुआ जिसमें कि अमेरिका की ताकत से इजराइल ने युद्ध जीता। तो भारत तो खुद दो टुकड़े हुआ। हम भारत का विभाजन नहीं रोक सके, हमारे लीडर्स। अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवादी यहाँ सफल हुए डिवीजन करने में। उसी तरह से जो पश्चिमी शक्तियां थी जिनका नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था, क्योंकि ये पूरा इलाका ब्रिटेन के आधिपत्य में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा हुआ तो ये इलाका आ गया ब्रिटेन के आधिपत्य में, और फ्रांस और लेबनान, फ्रांस के आधिपत्य में लेबनान और सीरिया गया। ये तो ऑटोमन एम्पायर के ही अंडर में थे एक दौर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि हमने बहुत कोशिश की, अपना देश हम बंटने से नहीं रोक पाए। यहाँ भी कितना खून बहा है बंटवारे में। जब भाई से भाई लड़ता है, वहाँ तो वो तमाम लोग लाए गए, दुनिया भर से बसाए गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और हिटलर के दमन के बाद ये सब लोग चल पड़े फिलिस्तीन की तरफ। इन्होंने कहा ये हमारी मातृभूमि है पुरानी, यहाँ हजारों साल पहले हमको निकाला गया था। तो मूल बात यह है कि ये पहले ही दिन से बड़ा बर्बर युद्ध हुआ जैसे ही इजराइल ने घोषणा की है, और उसको मान्यता दी है पश्चिमी राष्ट्रों ने, क्योंकि उस समय पश्चिमी राष्ट्रों का ही कब्जा यूनाइटेड नेशंस पर भी था, आज भी है। मूलतः तो आज भी वो देश, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास, अमेरिका, ये तीन बड़ी शक्तियां हैं जो सदस्य हैं। चीन है और दूसरा रूस है, उसका मेंबर जो है। तो शुरू से, क्योंकि रूस उस समय बायकाट भी कर रहा था यूएन का, तो उस समय रूस भी, सोवियत यूनियन हुआ करता था रूस, तो अब है वो, तो उस समय वो भी इनफेक्टिव सिद्ध हुआ। इसके बाद 67 की वार में देखिए, 67 की वार में अपनी जमीन जितनी थी उनके पास, उससे दूनी कब्जा ली उन्होंने। यानी कि कुल मिलाकर जो फिलिस्तीनियों के पास सरजमीन रही, अपनी सरजमीन जो थी हजारों वर्ष से उनकी, उसमें वो मुश्किल से 15% उनके कब्जे में रही, और बल्कि और हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया इजराइल ने पश्चिमी राष्ट्रों की मदद से। तो ये तो रक्त और खून की कहानी है, आंसुओं को और पूरी खून की कहानी है, वो ही निरंतर बह रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका, सबसे खराब भूमिका निभाई अमेरिका ने, पश्चिमी राष्ट्रों ने, जिन्होंने फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन पर ही बर्बाद कर दिया, और सारी दुनिया खामोश देखती रही उस सारे तमाशे को। अरब राष्ट्रों ने भी 1973 के बाद, युद्ध के बाद, एक के बाद एक घुटने टेक दिए इजराइल के सामने। सबसे बड़ा दागाबाजी तो अरब राष्ट्रों ने की। सबसे पहले मिस्र ने हाथ मिलाया, कैंप डेविड अकॉर्ड किया, इसके बाद सीरिया ने, इसके बाद आपको मालूम है जॉर्डन ने। तो फिलिस्तीनियों को दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया, खाली वो खुद ही लड़ रहे हैं। जब से यासर अराफत के नेतृत्व में पीएलओ बना, अल फतेह उनका एक मिलिट्री फ्रंट था, तो ये लड़ाई अपने आप लड़ रहे हैं जब से, और कोई अरब राष्ट्रों की मदद इनको नहीं मिली। कम से कम चारों तरफ के जो अरब राष्ट्र थे जो दम भरते थे, सिर्फ जब तक लेफ्टिस्ट थे दुनिया में शक्तिशाली, सोवियत यूनियन था, विशेषकर भारत ने भी बड़ी मदद की, इंदिरा गांधी ने मदद की, पंडित नेहरू ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया, यासर अराफत को। तो इसके अलावा कोई मदद इनको नहीं मिल सकी दुनिया भर से। पश्चिमी राष्ट्रों विरुद्ध खड़े ही थे। तो बेसिकली ये मोस्ट आइसोलेटेड लोग रहे फिलिस्तीनी। अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है, अब तो उनको देखिए इवैक्यूएशन कराया जा रहा है, उनकी अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन थी उनके पास गाजा में। और हमास और ये सब तो बताया बहुत बढ़िया ढंग से जो हमारे आनंद जी ने, किस तरह से दुनिया में सोशलिस्ट फेल्योर के साथ, सोवियत यूनियन के फेल्योर के साथ, ये शक्तियां अंतरराष्ट्रीय रूप से भी कमजोर हुई, फिलिस्तीन में भी कमजोर हुई। आज जो है अल फतेह या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहते हैं उसको, वो उसका पूरा का पूरा सिर्फ प्रभाव सिर्फ वेस्ट बैंक में रह गया है। जो उत्तराधिकारी हैं यासर अराफत के, जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, दे हैव ओनली इन्फ्लुएंस इन वेस्ट बैंक। जो गाजा है जहाँ पर करीब 25 लाख लोग रहते हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा प्रभुत्व है हमास के लोगों का। हमास भी उसी तरह से फेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह के फेनेटिक ये यहूदी बन गए। जब ये यहूदी आए थे दुनिया भर से, तो ये बड़े प्रोग्रेसिव थे, बहुत बहुत साइंटिफिक लोग थे,
बहुत ही विद्वान थे, इनमें बहुत सारे अमीर लोग भी थे, तभी जमीनें खरीदी इन्होंने यहाँ पर। लेकिन आज जो यहूदियत का रूप बन गया है, नेतन्याहू जैसे पैगंबर बन गए हैं यहूदी धर्म के, और वो यहूदियत को धर्म बनाना चाहते हैं इजराइल का। ये कल्पना से परे बात थी अब से 20-25 साल पहले। अब तो 27 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ हो रहा है ना, जैसे हिंदुत्व के साथ यहाँ हो रहा है, करीब करीब वही दुनिया में स्थिति दोहराई जा रही है। सारी दुनिया फेनेटिज्म की तरफ बढ़ रही है, धर्मांधता की ओर। तो फिलिस्तीन की लड़ाई भी जो ना धर्मांधता में उलझ गई है। एक तरफ हमास है, धर्मांध संगठन है जो इस्लाम से प्रेरित है, और जिस तरह से ब्रूटेलिटी उन्होंने दिखाई है वो निंदनीय है। जिस तरह से गले काटे गए, ये कोई वार का तरीका नहीं है। युद्ध में ह्यूमन राइट्स की परवाह, सेना से लड़ती है, कोई बेगुनाहों को नहीं मारती। इस तरह से इजराइल की सेना ने शुरू से बेगुनाहों को मारा है। इन्होंने तो पहली बार मारा है। इन्होंने शुरू से इस तरह से बम बरसाए हैं, क्योंकि वो बड़ा घना इलाका, अगर आप जाएं कभी आप उस पट्टी पर जाएं तो आप देखेंगे वो मोस्ट कंजेस्टेड इलाका है। बेहद गरीब भी हैं वो लोग, गाजा के लोग। यहाँ पर इनका बेस है सबसे बड़ा हमास का। तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिस तरह से इनको निर्दयता से मारा जा रहा है, इससे तो और ज्यादा आतंकवाद पनपेगा। इससे शक्तियां कमजोर नहीं होंगी, बल्कि ये जो बच्चे बेघर बार हो रहे हैं, ये लाखों तो मिस्र में रहते हैं, लाखों ये लेबनान में रहते हैं, जितने ये फिलिस्तीन में रहते हैं उससे ज्यादा ये आसपास के मुल्कों में रहते हैं। तो लेबनान में तो आपने देखा किस तरह हिजबुल्लाह ताकतवर हुआ। हिजबुल्लाह बहुत ही कट्टर शिया संगठन है, इट इज बैक्ड बाय ईरान। और इन लोगों को भी जो हथियार दे रहे हैं वो ईरान के लोग ज्यादातर दे रहे हैं। ईरान खुद एक कट्टर देश है, आप जानते हैं, वो धर्म से प्रेरित देश है। तो आज तो दो धर्मों के बीच युद्ध हो रहा है। बिल्कुल बहुत सही बात की, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन ना हो जाए। बहुत हमसे जो पहले साथी बोल रहे थे उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि ये कहीं पुराना युद्ध, जैसे क्रूसेड्स कभी हुए थे, जैसे कभी जो है समझिए जिहाद हुआ था एक दौर में, जिसमें लाखों लोग मारे गए, कितना रक्त बहा, आप जानते हैं। वो दौर हम उस अंधकार के दौर में फिर तो नहीं जा रही। आधुनिक युग में ये सारे धार्मिक युद्ध होंगे। ये अब पहले तो ये एक प्रोग्रेसिव लड़ रहे थे इजरायलियों के खिलाफ, वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट था जिसको आप पीएलओ कहते हैं, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसने कभी इस तरह की हत्याएं नहीं की इजरायलियों की, कि साहब जो है बच्चों को मार दिया, स्त्रियों को मार दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ भाई। लड़ाई ले रही, उनके टारगेट्स थे। अब जिस तरह से मैसेकर हो रहा है, जन नरसंहार हो रहा है, ये देखिए बिना कि सामने वाला मरने वाला कौन है। जिस तरह बम बरस रहे हैं, आप देखिए कितनी बमबारी हुई है गाजा के अंदर पिछले 7 दिनों में। आप उसको देख रहे हैं कितना। अब वो कहते हैं हम तो हमास को मारे। हमास को कहाँ मार रहे हैं वो? इस तरह की भीषण बमबारी में तो आम फिलिस्तीनी मारा जा रहा है। ऑर्डिनरी फिलिस्तीनी हैज बीन किल्ड। तो मेरा तो कहने का मतलब ये कहीं ये बर्बरता के अंधकार के दौर में, जो कभी मध्य युग का अंधकार का दौर था, जिसमें जो धर्म के आधार पर खून बहता था और कितना कितना रक्त बहाया, आप जानते हैं क्रूसेड्स में, कहीं हम उसी दौर में तो नहीं पहुंच रहे वापस लौट कर। तो कई बात इसकी कि इससे बड़ा युद्ध भी छिड़ सकता है। बड़ा युद्ध तो कोई भी छिड़ सकता है, यूक्रेन में भी छिड़ सकता है। क्योंकि अगर ईरान और सीधे अमेरिका भिड़ जाए इसमें, समझिए, तो फिर विश्व युद्ध है। क्योंकि इनकी भी जो शक्तियां काम कर रही हैं वो ये नहीं है इन इजरायलियों का दम है, कुछ भी दम नहीं है इनके अंदर। तो अगर अमेरिका नाटो इनके साथ ना हो ये तो कुछ भी नहीं है। अभी भी देखिए अमेरिका के जहाज पहुंच गए, अमेरिका की रसद पहुंच गई, अमेरिका के हथियार पहुंच गए। एक कंटिन्यूस चारों तरफ से समझिए समुद्र से घेर लिया अमेरिका के नेवल शिप्स ने। तो ये कहीं इधर से भी ऐसा ही ना हो। हालांकि होगा नहीं, क्योंकि ईरान के पास अब इतना दम भी नहीं है। और खुलकर ये चीन और रूस भी अभी साथ खड़े नहीं हो रहे फिलिस्तीनियों के। तो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, अभी भी, पहले भी करते थे इनडायरेक्टली हेल्प। पहले भी फिलिस्तीनी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। तो अभी तो इसका अंत कुछ नजर आ नहीं रहा। जैसे जैसे वार एस्केलेट होगी, जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा तो खतरे बढ़ेंगे, कन्फ्रंटेशन के खतरे बढ़ेंगे। अगर वेस्ट और ईस्ट टकराएगा सीधे सीधे, तो ईस्ट के अंदर तो ताकतें भी कम शक्तिशाली नहीं, ईरान है, और एक पैक्ट भी आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा एक पैक्ट ईरान के अंदर, और सऊदी में भी चीन ने कराया है। चीन खुद एक बड़ी ताकत है, और चीन के हथियार भी वहां पर मिले हैं, आपने देखे हैं ना, अभी अभी खबरें आई, उत्तरी हथियार भी बरामद हुए। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो तो जेल बना दिए गाजा इन्होंने शुरू से। इधर से मिस्र में खुलती है, काम कीजिए, बाहर आ जाइए, रात को यहाँ सोइए। इधर ये इजराइल में काम करने के लिए आते हैं लाखों लोग। तो उसी तरह से सप्लाई हुई होगी, क्योंकि इतने रॉकेट बरसाना और इतने दुर्दम्यता के साथ हमला करना, ये शायद 48 के बाद पहली इतनी भयंकर लड़ाई है, मेरा तो ख्याल है।